नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस नया चैनल पर। मैं हूँ शोइशव रॉय, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एजुकेटर। जो भी बच्चे क्लास 11 12 के हो और ड्रॉपर बच्चे हो, वो अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेक्टर नाम का चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। भैया हमारा ना सब बच्चों का एक क्वारी होता है कि भैया हमारा ना बहुत सारा बैकलॉग बन गया है, तो कैसे करें। मैं आपको फ्रेश से स्टार्ट करने वाला हूँ। भैया आप कैसे कराएंगे सब कुछ, मैं आपको बेसिक से एडवांस तक के सफर में ले जाऊंगा। तो आज हम वेक्टर की बेसिक से एडवांस तक के सफर में जाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन जान लेंगे। डेफिनेशन में क्या बोला है, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे ऑब्वियसली फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर। मतलब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वेक्टर होता है ना, वो हमारा मैग्नीट्यूड को फॉलो करेगा और उसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, किस तरफ वेक्टर जा रहा है, किस तरफ पोजीशन वेक्टर को हम यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। और इस मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वेक्टर्स किन किन चीज़ों को फॉलो करता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और वो डायरेक्शन को भी फॉलो करता है और वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया, उसके आगे से एक F1 फोर्स दिया, F1 इक्वल्स टू 3 न्यूटन। मैंने एक वैल्यू डाल दिया, मैग्नीट्यूड डाल दिया। अब और एक फोर्स डाला F2, जिसका वैल्यू क्या है, 2 न्यूटन। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे यही है कि इसका एफ नेट कितना होगा, एफ नेट कितना होगा। अब बोलोगे भैया एफ नेट क्या है, एफ नेट है नेट इफेक्टिव फोर्स, नेट इफेक्टिव फोर्स, नेट इफेक्टिव फोर्स। मतलब नेट इफेक्टिव फोर्स का मतलब है इस बॉक्स में कितना फोर्स लग रहा है, हमको वही निकालना है। देखो ये F1 और F2 सेम फिजिकल क्वांटिटी है और F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन। अब वो डायरेक्शन सेम ही है। हम वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट जाना था कि वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसे हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इस पे मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है पर सेम डायरेक्शन पे लग रहा है। मतलब इसका जो एफ नेट होगा ना, इसका जो एफ नेट होगा वो हम क्या बोल सकते हैं, 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि दो ही जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है बॉक्स का, इसलिए बॉक्स जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव करने लगेगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और भी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो, हमने और एक बॉक्स लिया जिसका मास भी m है। इसकी आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है F1, इसका वैल्यू है 3 न्यूटन डाल दिया हमने। और दूसरी तरफ इसका ठीक ऑपोजिट साइड में जो फोर्स की वैल्यू है वो है 2 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, एफ नेट कितना होगा। कैसे निकालेंगे भैया, देखो दो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है बट इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन। एक डायरेक्शन क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे। देखो अगले एग्जाम्पल में देखो जो डायरेक्शन था वो तो सेम डायरेक्शन में था, पर इस एग्जाम्पल में मैंने क्या कर दिया, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। इफ न्यूटन इस तरफ से लग रहा है और जो 2 न्यूटन है इसका ऑपोजिट साइड से लग रहा है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट होगा 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, 1 न्यूटन हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 लोग धक्का दे रहा है इस बॉक्स को और यहाँ पर 2 लोग धक्का दे रहा है, तो ये 2 लोग, इसका जो 2 लोग उसको कैंसिल आउट कर देगा और बाकी 1 लोग बचा रहेगा। और अगर पूछो कि ये बॉक्स अगर किस डायरेक्शन में मूव करेगा भैया, देखो यहाँ पर फोर्स तो ज़्यादा है और यहाँ पर फोर्स तो कम है,
इसका 2 जो न्यूटन है, इसका 2 न्यूटन को कैंसिल आउट कर देगा। फिर जो 1 न्यूटन बचेगा यहाँ पर ज़्यादा है तो इस तरफ मूव करेगा वेलोसिटी से, इस तरफ मूव करेगा। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया हमने तो वेक्टर के बारे में तो जान लिया, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कब करेंगे? तो आओ जान लेते हैं कि कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ठीक है। बोलो कैसे? एरो से रिप्रेजेंट करता है। इस एरो का ये जो पॉइंट है ये है इनिशियल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसका जो है हेड वाला जो पार्ट है इसको बोलता है फाइनल पॉइंट, इसको और भी नाम से जाना जाता है। इसको हम टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं। ये जिस डायरेक्शन में होगा ना, ये हेड जिस डायरेक्शन में होगा उसको हम वेक्टर का डायरेक्शन मान लेंगे। तो इस हेड इस तरफ है, राइट साइड में है, तो हम इसको डायरेक्शन मान लेंगे, ठीक है। हेड जिस तरफ होगा हम उस तरफ को वेक्टर का डायरेक्शन मान लेंगे। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। वेक्टर का ये जो लेंथ है ना, इससे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं। मतलब ये लेंथ ऑफ एरो लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ एरो represent magnitude of vector, मतलब ये जो लेंथ है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, मतलब वो वेक्टर 2 सेंटीमीटर का होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा, उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा वो उसका लेंथ दर्शाता है। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए वेक्टर p इज रिप्रेजेंट बाय p ऊपर ऐसे एरो दे देते हैं। मतलब एक वेक्टर को हम पहले उसका फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे एरो का साइन दे देंगे, इसको ही हम p वेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ फोर्स है और उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना है, तो हम पहले क्या लिख देंगे, इफ लिख देंगे और उसके ऊपर एक एरो का साइन दे देंगे, हो गया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखो कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए ये पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट वेक्टर, एक पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 20 न्यूटन, उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में बोल दिया है। देखो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड में दिया है, डायरेक्शन में हमें बोल दिया है, और जो एक क्यू वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये 40 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में बोल दिया है, हमें नॉर्थ डायरेक्शन में बोल दिया है। पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमने लाइन डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पर होता है नॉर्थ, उसका जो अपोजिट साइड है उसको हम बोल देंगे साउथ। यहाँ पर ईस्ट होता है और ईस्ट का ऑपोजिट साइड में होता है वेस्ट। अब हम जानेंगे कि पी वेक्टर एक्चुअल में कहाँ जा रहा है। देखो फिर से हमने लाइन डाल दिया, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, यहाँ पर साउथ होता है। तो हमें क्या बोल दिया है, जो पी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, पी वेक्टर चला गया इस डायरेक्शन में जिसका वैल्यू बोला है 20 न्यूटन। और जो क्यू वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ये ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन से यहाँ पर पी वेक्टर गया इस डायरेक्शन पे, और जो हमारा क्यू वेक्टर है वो गया नॉर्थ डायरेक्शन पे, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख देते हैं, ये हो गया 40 न्यूटन। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रेजेंट पी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन बोल दिया है इन डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो अंग्रेजी का खेल दे दिया है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ,
ईस्ट की तरफ। भैया इसका मतलब क्या है, हमें डायग्राम में समझाओ। देखो डायग्राम में कैसा होता है, पहले हम लाइन कर लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ का मतलब है ये जो नॉर्थ साइड है, ये जो ईस्ट साइड है, इस नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ के मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। सो इस नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो पी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना गया, 37 डिग्री गया। तो देखते हैं डायग्रामिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से हमने लाइन लिख कर दिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड वेस्ट है। अब कितना बोला है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री, मतलब ये तो ओरिजिन पॉइंट है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएगा, कितना जाएगा, 37 डिग्री जाएगा। तो हम मान लेते हैं ऐसे जाएगा हमारा पी वेक्टर। ये हमारा पी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। कितना गया, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री गया, इसमें दिया हुआ है 37 डिग्री गया। तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या आता है, एक आता है इक्वल वेक्टर। हम इक्वल वेक्टर किस किस को बोलेंगे, टू वेक्टर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी। मुद्दे की बात ये है, जो इक्वल वेक्टर होगा वो उसका सब चीज़ सेम होना चाहिए, मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी सेम होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल के बारे में जानते हैं। एग्जांपल में अगर देखेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगा। एक मैंने बॉक्स दिया, ठीक है, जिसका मास है एम, ओके, एम मास दिया। इस बॉक्स के ऊपर आगे से मैं एक फोर्स दिया जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और फिर से आगे से एक फोर्स दिया F2 जिसका है 10 न्यूटन। अब इसका ऑपोजिट साइड से एक मैंने फोर्स दिया F3, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। इस कंडीशन में एक चीज़ देखो, ये सब चीज़ तो फोर्स है, और फोर्स क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैंने सेम फिजिकल क्वांटिटी रखा और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो ऐसा क्या बोल सकते हैं हम, क्या F1 एंड F2 आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या हम बोल सकते हैं F1 एंड F2 इक्वल वेक्टर है? तुम बोलोगे भैया बिल्कुल हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो ही एक ही फिजिकल क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है 10 न्यूटन, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है 10 न्यूटन, और ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है भैया, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये इक्वल वेक्टर है। अब बोलो, अब एक क्वेश्चन है कि F1 एंड F3 आर इक्वल वेक्टर। क्या F1 एंड F3 इक्वल वेक्टर होगा? बोलोगे भैया इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, पर इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, और इक्वल वेक्टर होने के लिए सेम वेक्टर चाहिए, सेम डायरेक्शन चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड चाहिए एंड फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। पर इसमें एक कंडीशन तो नहीं लग रहा है, ये इसका डायरेक्शन तो ऑपोजिट में है, तो ये एक बिल्कुल भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर का मेन चीज़ क्या है, इसका सब कुछ सेम होना चाहिए, ये बात नोट डाउन करके रखना। अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बेसिकली क्या होता है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ़ दे हैव सेम डायरेक्शन। मतलब पैरेलल वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैरेलल वेक्टर में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, मतलब वो फोर्स हो सकता है, कभी वेलोसिटी हो सकता है, मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, ओके, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है। पर पैरेलल वेक्टर में एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो है डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इट शुड बी सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर में सेम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
अब आओ पैरेलल वेक्टर की एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में है, ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी से है? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानो एक बॉक्स है जिसका मास है m। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट कर रहा हूँ जिसका F1 है, इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, और एक फोर्स दे रहा हूँ F2 जिसका वैल्यू है 20 न्यूटन, और ऑपोजिट साइड से एक वैल्यू दे रहा हूँ F3 जिसका वैल्यू है 10 न्यूटन। और याद रखना ये सभी वेक्टर में है, ठीक है, सभी फिजिकल क्वांटिटी है और ये वेक्टर में है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि इसमें से पैरेलल वेक्टर कौन कौन सा होगा। देखो, अगर मैं बोलूँ F1 एंड F2, जो फोर्स है ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका एक मैग्नीट्यूड भी है। F1 एंड F2 आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर। तो बोलो इसमें ये F1 और F2 का पैरेलल वेक्टर होगा। तुम्हारा आंसर होगा सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसका फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ओके, पर मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है भैया। इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है पर इसका डायरेक्शन सेम है। और पैरेलल वेक्टर में हम क्या जाने थे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, पर उसका डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। फिर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तुम बोलोगे भैया ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो फिजिकल क्वांटिटी है, पर इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, और इसका डायरेक्शन भी सेम हो। पर इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? उसका फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, पर जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो जा रहा है। F1 वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन और F2 वेक्टर इक्वल्स टू 20 न्यूटन हो रहा है। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर एक कतई नहीं होगा। अगर बोलूँ कि ये जो बॉक्स है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला था वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं बोलूँ ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी v वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डायरेक्शन से जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ कि ये F1 वेक्टर एंड जो v वेक्टर है जिसको हम वेलोसिटी नाम दे दिया है, अगर ये क्या पैरेलल वेक्टर होगा? पैरेलल वेक्टर होगा? तुम बोलोगे बिल्कुल हाँ। पैरेलल वेक्टर में क्या होना चाहिए था? पैरेलल वेक्टर में सेम डायरेक्शन होना चाहिए था, और जो वेलोसिटी है ये भी सेम डायरेक्शन में है, और F1 वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि F2 वेक्टर एंड ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये क्या पैरेलल वेक्टर है? ये क्या पैरेलल वेक्टर है? तुम बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हाँ। इससे हम एक इम्पॉर्टेंट नोट में आते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑल द इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा क्या है? मतलब सब इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है, पर सब पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, इक्वल वेक्टर होने के लिए हमें क्या चाहिए था? इसका सब चीज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी सब सेम होना चाहिए था। पर पैरेलल वेक्टर होने के लिए सिर्फ तो डायरेक्शन ही सेम होना चाहिए था, है ना? पर इक्वल वेक्टर में तो डायरेक्शन भी सेम होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं ऑल द इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल द पैरेलल वेक्टर आर नॉट द इक्वल वेक्टर्स। आशा करती हूँ तुम्हें ये लेक्चर बहुत इफेक्टिव लगा होगा, तुम्हें अच्छा लगा होगा, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो सब समझ में आया होगा तुम सभी लोगों का। तो आज के लिए यही जो पढ़ाया है मैंने नोट डाउन करके रखना, और नोट डाउन करके उसको बार बार रिवाइज करते रहना। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ स्वागत करना है हमें। अगर कोई दिक्कत आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको आइडेंटिफाई करके समझने की कोशिश करूँगा और उसका सलूशन बहुत जल्दी आपका प्रोवाइड कर दूँगा।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए ध्यान रखना अपना और पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। बाय बाय।